हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों आपका चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे परमाणु त्रिज्या के बारे में। परमाणु त्रिज्या में आपके सिलेबस में दो प्रकार भी हैं, एक सहसंयोजी त्रिज्या और वांडर वाल्स त्रिज्या। बाकी यदि आणविक त्रिज्या की बात करें, धात्विक त्रिज्या की बात करें, ये भी होते हैं बच्चों, लेकिन आपके जो सिलेबस में उसे हम कवर करेंगे। धात्विक त्रिज्या जिसे हम क्रिस्टल त्रिज्या के भी नाम से जानते हैं, तो वो भी हम थोड़ा बहुत बेसिक में आपको समझा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग परमाणु त्रिज्या की परिभाषा देखें कि किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब आप सबको पता होगा बच्चों कि परमाणु में एक आपका नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाए जाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। अब जैसे मान के चलता हूं किसी परमाणु में 4 कोश हैं, तो बाह्यतम कोश से नाभिक की कितनी दूरी है वही आपकी परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। ये नोट करके रखना कि कोई भी आपका परमाणु है बच्चों किस रूप में पाया जाता है। सेंटर में उसका होता है नाभिक, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाए जाते हैं। ये आपका नाभिक हो गया। नाभिक में, परमाणु के नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं बच्चों। अब इसके नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है जिसे हम कोश या कक्षा कहते हैं। ये आपका पहला कोश हो गया बच्चों। इसके बाद इसके चारों ओर दूसरा कोश भी होता है, तो ये आपका दूसरा कोश हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये आपका तीसरा कोश हो गया। ऐसे नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पाए जाते हैं जिसे हम कक्षा या कोश कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं वृत्ताकार पथ है बच्चों। ठीक है, और भी मान के चलता हूं ये चौथा कोश हो गया। 4 वृत्ताकार पथ पाए गए हैं ना, 4 कोश हो गया। अब ये जो नाभिक है इसके बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी है बच्चों, यही आपकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्या होगी? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ध्यान ये रखना है कि आकार जितना अधिक होगा परमाणु त्रिज्या उतनी ही अधिक होती जाएगी। आकार जितना अधिक होगा यानी कोश की संख्या जितना ज्यादा बढ़ेगा परमाणु त्रिज्या उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। लेकिन बच्चों यदि बाह्यतम कोश में जैसे मान लीजिए कह दें कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 8 हो गया, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाएगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण नाभिक के धनावेश से होगा, जिसके कारण से थोड़ा सा संकुचन होगा और आकार में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जिससे परमाणु त्रिज्या में भी कमी आ जाएगी। नोट करना मैं क्या बात कह रहा हूं, क्या मेंशन कर लेना इस बात को, क्योंकि अभी आगे चलकर काम आने वाला है। मैं ये बोला बच्चों कि यदि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ती जाए, 1 2 3 4 5 6, तो नाभिक के प्रति, जो नाभिक में प्रोटॉन है, धन आवेश है, इसका जो आकर्षण है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। आकर्षण ज्यादा होने के कारण बच्चों इसके आकार में आंशिक रूप से कमी आएगी, जिसे हम बोलते हैं एक प्रकार से संकुचन। और इसी संकुचन के कारण परमाणु आकार में कमी से परमाणु त्रिज्या के मान में भी कमी हो जाती है। नोट कर लिया आपने, क्योंकि अभी हम आपको समझाएंगे आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं। आवर्त और वर्ग तो जानते होंगे ना। आधुनिक आवर्त सारणी में 1 से 18 तक वर्ग बांटा गया है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर खानों को हम क्या बोलते हैं? वर्ग या समूह। और क्षैतिज खानों को बच्चों बाएं से दाएं चलते हैं, जो कि 7 क्षैतिज खाने हैं, तो क्षैतिज खानों को बोला गया आवर्त। ठीक है, तो जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे। फिलहाल परमाणु त्रिज्या की परिभाषा आपने समझ ही गया होगा कि किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। बच्चों ये इसका जो सहसंयोजी त्रिज्या होता है क्या है? जैसे मान के चलता हूं एक अणु में 2 परमाणु है। ठीक है, एक अणु में 2 परमाणु, और परमाणु क्या है? देखो, एक अणु के सहसंयोजी बंध द्वारा आवंधित 2 परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। मतलब एक ही अणु में जो 2 परमाणु है उनके नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा है वो सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। लेकिन 2 भिन्न भिन्न अणु हो जाएं, 2 भिन्न भिन्न अणु हो जाएं और फिर उन अणुओं के बीच हम बात करें जो त्रिज्या होगी तो फिर वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाएगी। देखिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि एक अणु है जिसमें 2 परमाणु है। एक ही अणु बच्चों जिसमें 2 परमाणु है, इसमें 2 परमाणु है। ठीक है, इसमें कितने हैं? 2 परमाणु, दोनों का नाभिक हो जाएगा। ठीक, अब भाई यहाँ पे 2 परमाणु है, इसलिए इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा होगा बच्चों, आधा, वो आपका कहलाएगा सहसंयोजी त्रिज्या।
लेकिन वहीं पे दो अणु हो गए और दोनों अणु के अलग अलग परमाणु होंगे। जैसे मैं कहता हूं एक आपका ये अणु हो गया, ठीक है, और दूसरा अणु इस तरीके से बच्चों। अब इनका मान लीजिए ये परमाणुओं के नाभिक है, फलस्वरूप इनका जो नाभिक है बच्चों, इनके बीच की दूरी का जो आधा है ये सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? सहसंयोजी त्रिज्या। कितना, सॉरी, वान डर वाल्स त्रिज्या, उल्टा कह दिया, वान डर वाल्स त्रिज्या। फिर से समझना, मैं ये कह रहा हूं कि एक ही अणु में उपस्थित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजी त्रिज्या, लेकिन दो भिन्न भिन्न अणु हैं, फलस्वरूप उनके परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वान डर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। जो कि वान डर वाल्स त्रिज्या बच्चों, इसके फलस्वरूप इनके जो बीच बल है वो आकर्षण जो है नगण्य होता है। ठीक है, जिन परमाणुओं में वान डर वाल्स त्रिज्या पाई जाती है, ठीक है, यानी दो भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है, थोड़ा सा उनमें आकर्षण बल कम होता है। लेकिन वहीं पे सहसंयोजी त्रिज्या में जो बंध बना हो प्रबल, क्योंकि एक ही अणु में जो परमाणु है उनके बीच आकर्षण बल प्रबल होता है। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सहसंयोजी त्रिज्या, कि सहसंयोजी त्रिज्या किसे बोलेंगे बच्चों, कि एक ही अणु में उपस्थित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, ये बीच की दूरी d है तो त्रिज्या हो जाएगा d/2। ठीक है, नाभिकों के बीच की दूरी का आधा आपका क्या कहलाएगा? सहसंयोजी त्रिज्या कहलाएगा। लेकिन दो भिन्न भिन्न अणु हैं और उनके परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, भाई ये अलग अलग परमाणु हो गए, अलग अलग अणु भी हो गए। ठीक है, यहां पर कहने का तात्पर्य हुआ कि दो भिन्न भिन्न अणु लेकर चल रहे हैं, फिर उनके परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा आपका वान डर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। जैसा कि डायग्राम में आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे त्रिज्या r1 है, इसका r2 है, इन दोनों का जोड़ करके आधा कर देंगे तो आपका सहसंयोजी त्रिज्या निकल कर आ जाएगा। ठोस अवस्था में किसी एक तत्व के निकटतम दो अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वान डर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। मतलब दो अलग अलग अणु हो गए बच्चों, फिर उन अणुओं के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की जो दूरी का आधा है वो आपका वान डर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। जैसा कि हमने कहा कि धात्विक त्रिज्या भी होता है, तो किसी धात्विक क्रिस्टल के निकटतम दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाएगा। मतलब धातु परमाणु हो, क्या हो? धातु परमाणु हो, फलस्वरूप उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा आपका धात्विक त्रिज्या कहलाता है। अब हम बात करेंगे वर्ग या समूह में। बच्चों, आप किसी भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो लगातार कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन समूह को ही लेकर चलता हूं बच्चों, ये मेरा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद क्या होता है? ठीक है, लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर पोटेशियम होता है। ठीक है, हेलिने की रूबी से रूबिडियम, फ्रेंसियम, सीजियम। तो अब यहां पर देखिए, जो हाइड्रोजन है इसमें एक ही कोष है, लेकिन जो लिथियम है बच्चों इसमें दो कोष हैं। सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम में आपके तीन कोष हैं, इसमें भी चार कोष हो जाएंगे, मतलब 1 2 3 और ये 4। फिर नीचे रूबिडियम हम यहां पे लिख लेते हैं, इसमें 5 कोष हो जाएंगे बच्चों। ठीक, मतलब ऊपर से नीचे चलते हैं, जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं किसी भी समूह में तो परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ता है। जैसे इसका परमाणु क्रमांक 1 था, इसका 3 हो गया, इसका 11 हो गया, इसका 19 हो गया, ऐसे लगातार इसका 37 हो गया, फिर इसका 55 हो गया, आगे चलकर मतलब रूबिडियम का, फिर सीजियम, फ्रेंसियम 55, 87। तो जब हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, फैक्ट की बात है समझिएगा, तो परमाणु क्रमांक की वृद्धि होने के कारण कोषों की संख्या में लगातार वृद्धि होती है। अब जब कोष की संख्या बढ़ जाती है बच्चों, कोष की संख्या बढ़ जाती है तो आकार बढ़ जाता है, जैसे आप देख ही सकते हो। और त्रिज्या है क्या? नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी। ठीक है, नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी त्रिज्या है। तो जब आकार बढ़ जाता है तो परमाणु त्रिज्या में भी वृद्धि हो जाती है। मतलब किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि समूह में जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन संख्या लगातार बढ़ती है। जैसे हाइड्रोजन में 1 है, लिथियम में 3 हो गया, सोडियम में 11, पोटेशियम में आपका 19, फिर 37, 55, फिर 87, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण बच्चों कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, फलस्वरूप आकार बढ़ जाता है और आकार बढ़ने से त्रिज्या के मान में भी वृद्धि हो जाती है।
चीजें क्लियर हो गई कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। सिंपल है। इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण बच्चों कोष की संख्या बढ़ती है, कोष से बढ़ने से आकार भी बढ़ जाता है, फलस्वरूप परमाणु त्रिज्या के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। लेकिन जब हम बोले थे आपको कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और कोष ना बढ़े, केवल इलेक्ट्रॉन बढ़े, कोष की संख्या ना बढ़े, उस स्थिति में क्या होगा, जब किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या में कमी आती है। क्यों? क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, किंतु कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोष में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने के कारण नाभिक का आकर्षण बल बच्चों प्रबल हो जाता है, जिससे परमाणु आकार आंशिक रूप से कमी आ जाती है। अब इसको मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे आप चलते हो तीसरे हाइड्रोजन चौथे में चलते हैं, है ना। जैसे आप लोग देखोगे चौथे आवर्त में पोटेशियम, फिर कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, इन सब में बच्चों 3 कोष होते हैं। 3 कोष 3D 4 कोष होंगे, क्योंकि चौथा आवर्त है, 4 कोष होंगे, सब में 4 कोष होंगे, सभी में 4 कोष होंगे, सभी में 4 कोष होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम जाते हैं तो परमाणु क्रमांक इसका 19 है, तो 19 इलेक्ट्रॉन, फिर 20 इलेक्ट्रॉन, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27। लगातार इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। लगातार इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। फलस्वरूप क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण, जैसे मैं कहता हूं कि हमारा 2 नाभिक है, एक ये नाभिक, ये नाभिक, इसमें भी मान लीजिए 4 कोष हैं, 4 कोष, इसमें भी 4 कोष हैं, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में, ठीक। जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो नाभिक का आकर्षण उतना ही प्रबल होगा, फलस्वरूप आकार में क्या होगी, कमी आएगी। मतलब जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, तो लगातार इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन कोष में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता। कोष यदि आपके 4 हैं तो 4 कोष ही रहते हैं, और लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, प्रबल होता है, अपनी ओर ज्यादा मात्रा में खींचेगा। जब प्रबल आकर्षण बल हो जाता है बच्चों, जिससे आकार में आंशिक रूप से कमी आ जाती है। वैसे तो परमाणु इतना छोटा होता है कि उसे हम देख ही नहीं पाते हैं, लेकिन भाई उसके आकार में इतनी आंशिक रूप से कमी होती है जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो भाई साहब, आंशिक रूप से आकार में कमी हो जाने के कारण बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या के मान में भी कमी आ जाती है। कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। क्रमांक बढ़ने से कोष की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, आकर्षण बल प्रबल होता है, जिससे आकार में कमी आती है, जिससे त्रिज्या का मान भी कम हो जाता है। तो ये इतना ही एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, इसकी आवर्तिता, वर्ग और आवर्त को समझाना चाहता है बच्चों। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आवर्तिता पूछ दिया तो भैया वहां पे आप लोगों को ये क्लियर रहना चाहिए कि वर्ग और आवर्त भी लिखना है। जैसे परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, इसकी आवर्तिता को समझाइए, तो फिर आप लोगों से बनना चाहिए। ओके, तो आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर, और जिसको भी जैसे इसका नोट्स चाहिए 11th केमिस्ट्री का, तो 100 रुपये मात्र चार्ज लगता है बच्चों, 100 रुपये। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और तैयारी विधिवत कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।